मालिक। हेलो गाइस, विजय साडा दिस साइड, और आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ सीए फाइनल सीएमए फाइनल। आज का जो टॉपिक है हमारा ये होगा सर्च एंड सीजर। ये एक थ्योरी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और इसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपके पास ये चार्ट है, मात्र 57 पेजेस में हम लोग पूरे 100 मार्क्स कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बाकी सारे चार्ट रिवीजन भी देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए कि सारे बड़े टॉपिक एक एक करके अपलोड हो रहे हैं। ये चार्ट्स आपको एग्जाम से पहले बहुत अच्छा काम करेंगे और आपके लिए मैराथन रिवीजन बोल करके काम कर सकता है। रोज अगर 1 से 2 टॉपिक भी आपने मेरे साथ देख लिए तो आपका पूरा चार्ट रिवीजन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सर्च एंड सीजर टॉपिक से। राइट, सर्च एंड सीजर टॉपिक के अंदर में अगर आप देखेंगे ये 8 चैप्टर है हमारे चार्ट के अंदर में, और सबसे पहले आता है सेक्शन 131.1। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 131.1, ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इस सेक्शन के अंदर में कवर होता है पावर ऑफ समन। इस सेक्शन को हम लोग समन भी बोलते हैं। यहां इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पावर डिस्कस होते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एंड सर्वे क्या क्या पावर रखती है, ड्यूरिंग द सर्च एंड सर्वे क्या क्या पावर रखती है। तो मेनली याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इनके पास सर डाइस के पावर है। इनके पास किसके पावर है सर? डाइस के पावर है। कैसे याद रखोगे बोलो जल्दी से? सर इनके पास किसके पावर है? डाइस के पावर है। सर डाइस बोले तो डी, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इनके पास पावर है सिविल कोर्ट को असाइन किए हुए। तो सिविल कोर्ट के पास मेनली 4 पावर है। पहला, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, किसी भी चीज की डिस्कवरी या इंस्पेक्शन के राइट्स दिए जा सकते हैं। आई, दैट इज इशूइंग कमीशन, कोई स्पेशल अथॉरिटी क्या की जा सकती है? अपॉइंट की जा सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर। सी, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो अथॉरिटीज लिखी हुई है प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनके पास पावर है कि कंपेल कर सकते हैं किसी असेसी या उसके किसी सब्सिडरी को कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट ला करके क्या कीजिए? प्रोड्यूस कीजिए। नेक्स्ट, ई, एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। तो अगर आप देखेंगे आप किसी पर्सन को मैंडेटरीली ऑफिस में आकर के या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे आकर के अटेंड होने के लिए बोल सकते हैं, एंड एग्जामिन दैट पर्सन और दैट ऑफिसर ऑन द ओथ। तो ये 4 पावर मेन पावर है, मोस्टली थ्योरी में पूछा जाता है। तो सेक्शन 131.1 क्या पावर है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च? सर सिविल कोर्ट के पावर है। सिविल कोर्ट के पावर क्या है सर? डाइस, DICE, डी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई इशूइंग कमीशन, सी कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ई एनफोर्समेंट। क्लियर है मालिक? चलिए नेक्स्ट आता है सेक्शन 131 सबसेक्शन 2। ये बड़ा ही इजी सा सेक्शन है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। देखिए आप सभी को याद है हमारे पास इनकम टैक्स में DTA एक चैप्टर होता है, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत इंडिया किसी फॉरेन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मंगा सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इंडिया किसी फॉरेन गवर्नमेंट से क्या कर सकता है मालिक? इंफॉर्मेशन मंगा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन था, ये इंफॉर्मेशन कौन सा ऑफिसर मंगा पाएगा? क्या एक लोअर लेवल ऑफिसर भी इंटरनेशनली क्या कोई इंफॉर्मेशन मंगा सकता है? इस बात को नजर रखते हुए सेक्शन 131 सबसेक्शन 2 लाया गया और कहा गया दैट prescribed officer only will be able to ask the information from the competent authority outside India। और इस सेक्शन में बस वो ऑफिसर बताया है कि कौन सा वो ऑफिसर होगा जो क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है अंडर DTAA। So for the purpose of making inquiry and investigation in 90 or 90A, that is DTAA case, ACIT shall be the competent authority for calling the information। ACIT will be the competent authority for calling the information। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक अमेंडमेंट डाल करके रखा है, लेकिन इस अमेंडमेंट का जो रेफरेंस है ये 132 के साथ है। इसको यहां पे होल्ड करके रखिए, मैं इसको कनेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो वो अथॉरिटी कौन है? ACIT इज द अथॉरिटी। अब आता है सेक्शन 131 सबसेक्शन 3। ये तो बड़ा ही इजी और बड़ा ही छोटा सा सेक्शन है। 131 सबसेक्शन 3 पावर देता है किसको? इनकम टैक्स ऑफिसर को, कि अगर उसके सामने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स आए हैं और अगर ऑफिसर को ये लगता है कि हाँ यार उसने ये इंपाउंड कर लेने चाहिए, तो सेक्शन 131 सबसेक्शन 3 पावर देता है प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि आप ये बुक्स जो आपके सामने प्रोड्यूस हुए हैं आप इसे इंपाउंड कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड DRP ये 2 ऐसी अथॉरिटी है, right, these are notified which may impound and retain books of accounts and other document produced before it। यहां पे ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड बिफोर इट, मतलब ये वही इंपोर्ट ये वही इंपाउंड कर सकते हैं जो इनके सामने क्या किया गया हो बेटा? प्रोड्यूस किया गया हो। प्रोवाइडेड ऐसा कोई भी इंपाउंड करने से पहले ऑर्डर में इन्हें रीजन रिकॉर्ड करके रखना होगा। दूसरा, अगर 15 दिन से ज्यादा इन्हें इंपाउंड रखना है तो इन्हें CCIT और CIT का अप्रूवल लेना होगा। तो ये था सेक्शन 131 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। सो 131 के अंदर में 3 चीजें थी, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये 131(1) में पूछा जाएगा। तो
आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ये 131 प्रिपेयर करके जाइए, जहां पे आपको किसके पावर है, डाइस के। 2 में सिर्फ ACIT को पावर दिया है कि वो फॉरेन अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। 3 में आपको ये बोला गया है कि ऑफिसर के सामने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा वो उसे क्या कर सकता है, इंपाउंड कर सकता है। क्लियर है मालिक? अब अगर आपको इस चैप्टर में एज चाहिए तो 131 से सीधा 133 पे जाइए, ये आपको एज देगा इस टॉपिक को फटाफट निपटाने के लिए। यस, वैसे भी आपके पास हमारा चार्ट रिवीजन है तो आप फटाफट ये निपटा ही पाएंगे। यस, अगर आपने अब तक चार्ट ऑर्डर नहीं किया है तो आप ekatwamacademy.com में जाकर के बुक सेक्शन में जाकर के ये चार्ट मंगा सकते हैं, ताकि आपको बहुत जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इसका बेनिफिट मिल जाए। आते हैं सेक्शन 133B, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये भी एक ऐसा सेक्शन है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अब 133B क्या बोलता है, पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये सेक्शन कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है कि ये किसी भी बिल्डिंग में जाके, किसी भी प्लेस पे जाके, जिसके एरिया को उनको असाइन किया हो या जो उनके जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो, वहां जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शन इज वेरी क्लियर अबाउट इंफॉर्मेशन। मतलब यहां जाके इंपाउंडिंग नहीं हो सकती, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है। इंपाउंडिंग का राइट इस सेक्शन के अंदर में प्रोवाइडेड नहीं है, राइट। तो आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर पाएंगे, आप वहां से कोई भी चीज रिमूव नहीं कर पाएंगे, ओनली आप जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। फर्दर मोर एक और आपको बात बता दूं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप बोल रहे हो कोई सी प्लेस पे फिजिकली विजिट करोगे, तो व्हाट इज द टाइम जब आप विजिट कर सकते हो, ओनली ड्यूरिंग द पीरियड इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब हम तभी जा सकते हैं व्हेन द प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अदरवाइज हम उस प्लेस पे बियॉन्ड द बिजनेस आवर्स नहीं जा सकते। अब इसमें इंस्टीट्यूट हमेशा एक सवाल पूछता है, एक होटल है, मतलब एक फेमस क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का कि भैया एक होटल है जो रात में 12 बजे ओपन है फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, क्या उस टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये प्लेस ओपन है फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आप अपना मॉड्यूल भी खोल के देखेंगे या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चनर भी खोल के देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो चेक करिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन मे एंटर एनी बिल्डिंग प्लेस विद इन द एरिया असाइंड, may enter any building or place occupied by any person in respect of whom he exercise the jurisdiction, right, only during such time it is open for conduct of business, and ITAT cannot remove any books of accounts or cash under this particular section। तो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, yes or no। फिर आता है सेक्शन 133A सर्वे, अगेन इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब जरा देखना 133A के अंदर में 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 5। हालांकि आपको सबसेक्शन 2 और 5 के ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं पूछते जितना सबसेक्शन 1 के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए 133A को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 133A1, 133A2, 133A5, ऐसे 3 सर्वे के पार्ट है। 133A नॉर्मल सर्वे पे डिस्कशन होता है, 133A2 TDS TCS सर्वे पे डिस्कशन होता है, और 133A5 किसी इवेंट का सर्वे की बात करता है, किसी इवेंट में जाके सर्वे की बात करता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन अल्टीमेटली कहता क्या है। प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब देखिए एक बात समझिएगा, जब भी आप इस चैप्टर को रीड करते रहेंगे ना, तो आप बोलोगे कि आप सबसे ज्यादा परेशान कहाँ होंगे, इरिटेट कहाँ होंगे कि यार ये कौन कौन सी अथॉरिटी आपको याद करना है। अगर अथॉरिटी याद नहीं हो रही मालिक, तो टू सिंप्लीफाई इट, प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये वर्ड आप बिल्कुल लिख करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी में फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, यहां BOA का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मार्क आइडेंटिफिकेशन, मेक कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट फॉर सर्वेज एंड फंक्शन, प्रायर अप्रूवल ऑफ CCIT DGIT इज रिक्वायर्ड। तो सर्वे करने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ CCIT DGIT इज रिक्वायर्ड, बराबर है। सर्वे कब कंडक्ट होगा? अब सर्वे बिजनेस प्लेस पे अगर कंडक्ट हो रहा है तो ओनली ड्यूरिंग द आवर्स इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बराबर है। अदर प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट, ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर द सनसेट। मान लीजिए कोई फंक्शन या सेरेमनी, ओनली आफ्टर दैट फंक्शन और सेरेमनी इज ओवर, ओनली आफ्टर दैट फंक्शन और सेरेमनी इज ओवर, ड्यूरिंग द फंक्शन आप ये सर्वे नहीं कंडक्ट कर सकते। तो लॉजिकली आपको याद रखना है सर्वे कब कंडक्ट होगा, ड्यूरिंग द पीरियड इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यस। अच्छा, जब आप सर्वे करने जा रहे हैं, क्या आप वहां से बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंपाउंड हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नहीं हो सकती।
यानी अगर हम 133B की बात करें, यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, जबकि हम 133A की बात करें तो यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट इंपाउंड हो सकता है, पर अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग यहां पे इंपाउंड नहीं हो सकता। यहां आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड करके लेके आ रहे हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैक्सिमम कितने दिन के लिए रिटेन हो सकता है? 15 डेज। 15 डेज के ऊपर करना है तो हायर अथॉरिटी CCIT DGIT का अप्रूवल लगेगा। यस सर। आप इन्वेंट्री का ले सकते हैं डिटेल्स, इन्वेंट्री ऑफ कैश, बुक्स, स्टॉक्स एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। याद रखिएगा इस सेक्शन में भी रिमूवल का राइट नहीं है, राइट। तो 133B सिर्फ इंफॉर्मेशन का राइट है, बुक्स लेने का भी राइट नहीं है। 133A इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, बुक्स भी ले सकते हो, अदर वैल्यूएबल लेने का राइट नहीं है। तो अगर मेरे को अदर वैल्यूएबल, जैसे अपन ने रेड मूवी देखी थी, रेड मूवी के अंदर में जैसे अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग अगर लेना है, मेरे को कैश लेके जाना है, गोल्ड लेके जाना है, बेनामी प्रॉपर्टी लेके जाना है, इसका राइट कहां दिया है? सर आपको ये राइट दिया है सेक्शन 132 के अंदर में। सेक्शन 132 के अंदर में आपको राइट है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। तो ये जो सीजर का पावर है ये आपको सेक्शन 132 के अंदर में दिया हुआ है। 132 दो केसेस में हो सकता है। कम ऑन, ये दोनों केसेस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ये दोनों केसेस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सर्च कब कंडक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द नोटिस अंडर 142(1) और 133(1). आपको समन के लिए बुलाया था, 133(1) याद करो क्या था? समन। ये आपको समन के लिए बुलाया था, आप नहीं पहुंचे। आपको बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो, आपने नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपका 131 का नॉन कंप्लायंस हुआ है। 131 क्या था बेटा? समन। आपका अगर समन का नॉन कंप्लायंस हुआ है तब हो सकता है, राइट। इसके अलावा 142(1) का नॉन कंप्लायंस हुआ है। अब 142(1) का नॉन कंप्लायंस मतलब कौन सा नॉन कंप्लायंस? 142(1)(1) के तहत या तो आपसे इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है या तो आपको बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट कर, आपने वो नहीं किया, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है देयर इज अ पास्ट और पॉसिबल नॉन कंप्लायंस। तो सिर्फ पास्ट नॉन कंप्लायंस नहीं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि पॉसिबली नॉन कंप्लायंस भी हो सकता है तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जा सकता है? सीज किया जा सकता है। आपके अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग को क्या किया जा सकता है? सीज किया जा सकता है। सो कम ऑन वंस अगेन, राइट। सर्च कब कंडक्ट की जा सकती है? दो केसेस में सर्च कंडक्ट की जा सकती है। पहला कौन सा हुआ बोलो बेटा? पहला जब नॉन कंप्लायंस हो रहा है 142(1) की नोटिस का या 131 की नोटिस का। दूसरा पास्ट या पॉसिबल नॉन कंप्लायंसेस है कि आप कोई मनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मनी, अदर बुलियन, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो नहीं करेंगे। ऐसे केस में प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी, अब ये प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी में सारे हायर अथॉरिटीज आती है, CCIT, DGIT, CIT, DIT। JC इसमें तभी आता है इफ ऑथराइज्ड बाय CBDT। आपको अभी तक क्वेश्चन सिर्फ जेसी पे पूछा गया है, क्या जेसी 132 में सर्च कंडक्ट कर सकता है क्या? आपका जवाब होना चाहिए यस, जेसी कंडक्ट कर सकता है, ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी, ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन में पूछा जाता है, व्हाट आर द पावर अंडर सर्च, मतलब जब भी आपको सर्च का ऑर्डर दे दिया जाता है, वारंट दे दिया जाता है, तब आप सर्च के अंदर में क्या क्या कर सकते हैं। पहला पावर है टू एंटर इनटू एनी बिल्डिंग और प्रीमाइसेस। आप किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रीमाइसेस में क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। ब्रेक या ओपन कर सकते हैं किसी भी लॉक को, राइट। थर्ड, सर्वे कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी भी पर्सन का। रिक्वायर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सीज कर सकते हैं मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। याद रखना होगा स्टॉक कभी भी सीज नहीं हो सकता, राइट यानी ऑलमोस्ट हर वैल्यूएबल आर्टिकल आपका सीज हो सकता है, हर एसेट आपका सीज हो सकता है। स्टॉक ही एक ऐसी चीज है जो आपकी सीज नहीं हो सकती। आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकते हैं और इन्वेंट्री का आप सिर्फ नोट बना सकते हैं। सेक्शन इज वेरी क्लियर। आप इन्वेंट्री लेके नहीं जा सकते, इन्वेंट्री का सिर्फ नोट करके रख सकते हैं। तो कम ऑन, सर्च के अंदर में क्या क्या पावर है? अगर नॉन कंप्लायंस है 142(1) का, 131 का, या फिर मनी, बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिकल और थिंग आपने कई पिछले सालों में शो नहीं किए, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है आप शो नहीं करने वाले, तो आपके ऊपर सर्च हो सकती है। सर्च कौन करेगा? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑथराइज करेगी सर्च को। सर्च के दौरान कितने पावर है? किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हो, लॉक ब्रेक ओपन कर सकते हो, किसी भी पर्सन को सर्च कर सकते हो, रिक्वायर कर सकते हो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सीज कर सकते हो मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, और आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी क्या कर सकते हो सर? प्लेस कर सकते हो। अब इसमें यहां पे एक डीम्ड सीजर नाम का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी समझ लीजिए। अब डीम्ड सीजर क्या होता है? कई बार जब आप सर्च करने जाते हैं तो जो कुछ मिलता है वो डेंजरस नेचर का भी हो सकता है या बहुत बल्कि भी हो सकता है। यस और नो? मान लीजिए आप सर्च करने गए, वहां पे बॉम्ब्स और एमिनिशंस मिल गए। यस और नो? आप वहां पे बॉम्ब्स और एमिनिशंस मिल गए, या फिर जो वैल्यू है या मटेरियल है वो इतना बल्कि है कि आप उसको लेके नहीं आ सकते, या
लेके आना ये डैमेज कर देगा। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करता है मालिक, ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको नोटिस लिख देता है कि भैया दिस प्रोडक्ट विल नॉट बी डेल्ट इन अनलेस परमिशन ऑफ एओ इज गिवन। तो वहां पे एक नोट लगा देता है, वहां पे क्या कर देता है, इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस आर्टिकल के ऊपर एक नोट लगा देता है और लिख देता है कि जब तक आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं लिया तब तक के आप इस गुड्स के साथ डील नहीं करेंगे। बस काम खत्म। इसी को कंसेप्ट को कहा जाता है डीम सीजर और कंस्ट्रक्टिव सीजर। मतलब एक्चुअली उसको फिजिकली सीज नहीं किया जाता, उसके ऊपर बस नोटिस लगा दी जाती है। So where it is not possible or practicable to take physical possession of any valuable article or thing and remove it to a safe place due to its volume, weight or other physical characteristic or due to dangerous nature, the authorized officer may serve an order not to deal with the product unless approval is taken. Are you getting the point? Yes. Okay. चलिए चेक कीजिए। ओके अब आता है 132(9)(a). ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्या किए जाते हैं सर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसको पढ़ने से पहले अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सेक्शन 69 की सीरीज को पढ़िए। अब ये 69 की सीरीज को आप यहीं पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। इमेजिन कीजिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किसी व्यक्ति को क्या किया होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको सर्वे किया होगा और पूरी जांच पड़ताल के बाद जब ये प्रूफ हो जाए कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ छुपाया है, इसके घर पे रेड मारी होगी। थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाइए, बराबर है। इसके घर पे रेड मारा होगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है। अब रेड के दौरान क्या क्या मिल सकता है, सबसे पहले रेड के दौरान मिल सकता है मनी, बराबर है। अब ऐसे मनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर लेता है और सीजर के बाद क्या होता है, नोटिस देकर के एसएससी को बुलाता है कि आओ अब हम तुम्हारा असेसमेंट करेंगे। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, रेड के बाद जो आपका असेसमेंट होता है वो सेक्शन 147 के अंदर में होता है, यस और नो। और इस केस में आपको नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, दैट इज OOBH देने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली 148 का नोटिस आता है एसएससी के पास और एसएससी को बोला जाता है कि चल बेटा तेरे को क्या करना है, रिटर्न भरना है। अब ये जैसे ही आप रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भरने के बाद आपको तुरंत क्या किया जाता है, 143(2) का नोटिस आता है, बोला जाता है अब हम आपकी असेसमेंट करेंगे। इस असेसमेंट के दौरान उसे एसएससी को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि भैया आपके घर से लेट से 5 करोड़ रुपए कैश मिला है, काइंडली एक्सप्लेन ये 5 करोड़ रुपए आया कहां से है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। आपने देखा होगा रिसेंटली किसी मंत्री जी के यहाँ पे 200-250 करोड़ रुपए का कैश मिला, मतलब टेक्निकली उनको बुलाया होगा और पूछा होगा कि भैया बताओ ये कैश आया कहां से है। अब दो बातें होंगी, एक या तो आप इसे एक्सप्लेन कर दे कि ये पैसा कैसे जमा हुआ था, दूसरा अगर आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए या जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया ये एओ को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, एओ इस इनकम को ऐड कर देगा, एडिशन कर देगा अंडर सेक्शन 69A, कंसीडरिंग इट एज अनएक्सप्लेन्ड मनी, considering this as unexplained money. So where in any financial year assessee is found to be owner of any money, bullion, jewelry, other valuable article or thing and assessee offer no explanation about its acquisition or explanation offered by him is not satisfactory in the opinion of AO, the money and the value shall deem to be the income of assessee। बराबर है, समझ में आया बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए क्या होगा, जब सर्च होती है तो जरूरी थोड़ी ना सिर्फ मनी ही मिले, मनी के साथ साथ हो सकता है इन्वेस्टमेंट मिले जो आपने फुल्ली डिस्क्लोज ना किया हो। फॉर एग्जांपल आपके घर से गोल्ड मिलता है 1 kg, जबकि आपने इनकम टैक्स में ½ kg ही शो करके रखा हुआ है। अब जो एक्सेस ½ kg है ये हो गया आपका अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, बराबर है ना। तो अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट मिला आपसे एओ पूछेगा एक्सप्लेनेशन क्या है, आपने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाए या जो एक्सप्लेनेशन दिया ये एओ को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, इसकी भी वैल्यू आपकी इनकम में क्या कर दी जाएगी, ऐड। So where AO finds that amount expended exceeds the amount recorded in the books of accounts and assessee offer no explanation or explanation offered by him is in the opinion of AO not satisfactory, the excess amount may deem to be the income of assessee। फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। जब क्लाइंट के घर पे रेड मारने के लिए जाते हैं तो वहां पे अलग अलग तरीके की चीजें मिलती है। फॉर एग्जांपल पर्शियन कारपेट्स मिलते हैं, यस उसके बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली चीजें मिलती है, राइट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सोचने का तरीका देखिए, अगर खर्चा किया है मतलब इनकम कहीं से तो आई होगी, यस और नो। आपके घर पे गए लुई विटॉन्स के बेल्ट मिल रहे हैं सर, गुची के परफ्यूम मिल रहे हैं, डनहिल के परफ्यूम्स मिल रहे हैं, यस और नो, राइट। बेलेंसिया के आपके जैकेट्स मिल रहे हैं, नाइकी के आपके
शूज मिल रहे हैं, भैया खर्चा किया है मतलब इनकम कहीं से तो आई होगी। अब ऐसे खर्चे का वो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, भैया खर्चा कहां से किया था ये बताओ। और भाई साहब अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया राइट ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो एओ इसे क्या कर देगा, एड बैक कर देगा, डिसअलाउ कर देगा एक्सपेंसेस को। So where assessee incurred any expenditure and he offer no explanation about the source of such expenditure or explanation offered by him is not in the opinion of AO satisfactory, the amount covered by such expenditure or part thereof as the case may be shall be deemed to be income of assessee for such financial year. Everybody? Yes. नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 69D अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। मान लीजिए अगर आपको कोई अमाउंट बोरो या रीपे भी करना है, कई बार हम लोग क्या करते हैं इसे ऑफ द रिकॉर्ड्स करते हैं, मतलब कैश में करते हैं और सिर्फ हुंडी चिट्ठी चलाते हैं, मतलब हम सामने वाले को एज अ प्रूफ बस लिख के दे देते हैं कि मैंने तेरे से इतना लोन लिया है, और चिट्ठी के अगेंस्ट में क्या किया जाता है, लोन रीपे कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है या कोई लोन रीपे किया है, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS, और ये चीज हमको फाइंड आउट हो गई एंड यू ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, इसे भी क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। तो वेयर द अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और रीपेड टू एनी पर्सन अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट, द अमाउंट सो बोरोड और रीपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ पर्सन बोरोइंग और रीपेइंग द अमाउंट aforesaid for the previous year in which the amount was borrowed or repaid. Yes or no? अब मान लीजिए क्या होगा, सर्च हुई, सर्च के दौरान मनी मिला, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज मिला, एक्सपेंडिचर नॉट फुल्ली डिस्क्लोज मिला, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो एक सेक्शन है सेक्शन 115 BBE कहता है कि अगर इस तरीके का सेक्शन 69 के तहत कोई भी इनकम मिली तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हम लगाएंगे 78% ऑन दिस इनकम। मतलब सर्च के दौरान मिली हुई ये सारी चीजें कि आपके घर से अगर बहुत सारा कैश मिलता है, गोल्ड मिलता है, आपके घर से पूमा एंड अदर की चप्पल मिलती है बहुत महंगी वाली, तो ऐसे केसेस के अंदर में जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर इनकम को जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसके ऊपर टैक्स रेट होगा, इफेक्टिव रेट इज 78%। अब ये 78 कैसे आता है, टैक्स रेट इज 60%, सरचार्ज मैंडेटरी 25% एंड सेस कितना होगा बेटा 4%। आपको बता दूं इन इनकम में से कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलता और ना ही आप कोई लॉसेस इनसे सेट ऑफ कर पाएंगे, मतलब ये इनकम डायरेक्टली 78% पे क्या हो जाएगी, टैक्स। सो अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा शैल बी टैक्स एट 60% प्लस सरचार्ज सेस, हेंस द इफेक्टिव रेट इज 78%। बराबर है। नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और अलाउंस और एक्सपेंसेस शेल बी अलाउड फ्रॉम दिस इनकम, तो इस इनकम से कोई एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और इससे कोई लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। देखिए सर लगभग हमारा अगर आप देखें तो 3 सेक्शन बाकी और सर्च जितना बड़ा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। यस, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अपने सब दोस्तों को फॉरवर्ड कर रहे होंगे क्योंकि एक घंटे में शायद उससे भी कम टाइम में DT रिवाइज करना बहुत मुश्किल है पर हम करे जा रहे हैं। यस, अच्छा जी सर। अब देखिए कई बार ऐसा होगा सर्च के दौरान असेसमेंट होगी, अब आके ये सेक्शन पढ़ना तो समझ में आएगा, अब आके अगर तुम ये सेक्शन पढ़ोगे ना तो तुम्हारे को समझ में आएगा। अब देखिए क्या होता होगा, सर्च होती होगी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स जो होगी उसको आप अलग से टैक्स कर देंगे 78% पे। अब कई बार ऐसा होता है सर्च के दौरान असेसी क्लेम करता है कि सर ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे साली का है। मान लीजिए राइट, आपने कोई बहुत महंगा ड्रेस देखा, बराबर है, असेसी को बोला भैया ये ड्रेस आपके पास आया, लुई विटॉन का है, काफी महंगा लग रहा है, राइट, खर्चा तो आपने किया है, एक्सपेंडिचर तो हुआ है, बताइए किस तरीके से किया। कोई गोल्ड ज्वेलरी देखी आपने, लुई विटॉन की ज्वेलरी आती है, लुई विटॉन की ज्वेलरी देखी आपने, बोला यार ये तो बहुत महंगा दिख रहा है, आप एक्सप्लेन करो। असेसी बोलता है सर ये तो मेरा है नहीं, है तो मेरी साली का है। सवाल पहला उठता है साली का आपके घर पे क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर दूसरा, वो बोलता है अगर साली का है तो उसको बोलो प्रूफ ला करके दिखाए, बराबर है। अब सपोज कर लीजिए उसने प्रूफ भी ला करके दिखा दिया, अब होता क्या है जरा समझिएगा, ऑफिसर ए जो असेसी को क्या कर रहा है देख रहा है, अब इसके पास प्रूफ आ जाता है कि हाँ यार ये इसको बिलोंग नहीं करता। अब इस ऑफिसर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, इसकी डिटेल्स और गुड्स उठा करके उस ऑफिसर को दे जिसपे इसके साली का जुरिस्डिक्शन है। मतलब वो ऑफिसर नंबर ए ऑफिसर नंबर बी को 60 डेज के अंदर में ये सब असेट्स और बाकी चीजें उठा के देगा एंड ही विल रिक्वेस्ट दैट उसकी साली पे भी क्या चलाओ, असेसमेंट चलाओ, हमारे को ये मिला है, उसका भी चेक करो कि ये सच में उसको बिलोंग करता है कि उसकी भी इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम ही थी।
तो ए बी को, बी जिसका जुरिस्डिक्शन है उस साली के ऊपर, उसको उठा करके क्या कर देगा, ये गुड्स प्रोवाइड कर देगा, और ये पावर सेक्शन 132(9)(a) के अंदर में लिखा हुआ है। तो वेयर द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन सर्च्ड बाय हिम, right, the books of accounts or the money, bullion, jewelry shall be handed over by authorized officer to heo having jurisdiction over such other person within 60 days from the date on which search was completed. Every provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of 6 months from the date of order. अब ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए सर्च जब होता है तो सर्च के अंदर में आपके पास राइट होते हैं प्रोविजनल अटैच करने के प्रॉपर्टी को, राइट। अब ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट होता है ये 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है, बराबर। अच्छा, अगर आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप क्या करेंगे, उठा करके किसी और ऑफिसर को दे देंगे, हैविंग द जुरिस्डिक्शन ओवर सच अदर असेसी। फिर आता है सेक्शन 132A, मुझे लगता है एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, स्टिल अब अंडरस्टैंड कीजिए। मान लीजिए जिस डेट पे हमने सर्च कंडक्ट किया, बराबर है, हमसे 10 दिन पहले ही जीएसटी वालों ने रेड करी थी उनके ऊपर, और वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा करके लेके चले गए। अब लॉजिकली जब हमने रेड करी, हमारे पास तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, हमें मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल तो मिल गए, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले ही नहीं। अब वो किसके पास पड़े हैं, दूसरे ऑफिसर के पास पड़े हैं, यस और नो, राइट। अब ऐसे केस में, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ईडी के अंदर में फंसा हुआ है, बराबर है, ईडी के अंदर में फंसा हुआ है, ईडी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने रेड कर दी उनके यहाँ पे, बराबर है। अब सोच के देखिए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो ईडी उठा के लेके चले गई, बराबर है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को डिटेल चाहिए तो क्या होगा, सेक्शन 132A पावर देता है, इनकम टैक्स ऑफिसर विल रिक्वेस्ट, रिक्विजिशन, विल रिक्वेस्ट द ऑफिसर इन द अदर फील्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। जैसे ये रिक्वेजिशन आता है, अदर ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे अगर इसका काम हो चुका है, अदरवाइज जितने जल्दी पॉसिबल हो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। So AO will request the officer in other law who possess books of accounts to provide him the relevant information। बस ये सेक्शन इतनी ही बात करता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 132B, लास्ट सेक्शन अंडर द सर्च, और सर्च हमारा हो जाएगा खत्म। अब ये भी वो सेक्शन है जो बहुत बार क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉजिकली आप सोच करके देखिए, सर्च के अंदर में क्या क्या हुआ होगा। सर्च के अंदर में दो चीजें आई होंगी, एक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड किए होंगे, दूसरा अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग इंपाउंड किया होगा। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड किया होता है ना, राइट, इसे कब रिलीज किया जाता है, क्योंकि सी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव जीवन भर के लिए वो असेट रखना थोड़ी ना था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या था, भैया आप अपना टैक्स कलेक्ट करो, इंटरेस्ट कलेक्ट करो, पेनल्टी करो, विषय खत्म करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो सिंपल बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे जीवन भर तो नहीं रख सकता, तो रिलीज करने के पावर्स क्या है, ये सब आपको सेक्शन 132B के अंदर में दिया है कि जो असेट सर्च के अंदर में सीज किया गया है इसको रिलीज कैसे करेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सबसे पहले सर्च होने के बाद असेसमेंट होगा, और असेसमेंट कंप्लीट होने के 30 डेज बाद ही बुक्स रिलीज किए जाएंगे। वेल मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत भी है, पूछो क्यों। क्योंकि अब फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते ही नहीं, तो टेक्निकली बुक्स इंपाउंडिंग जो होता है वो नहीं होता, आपका सिर्फ डेटा बैंक ले लिया जाता है। तो रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस करने का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ क्या लेके आते हो, उसका कॉपी लेकर के आते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो फिर भी अगर कोई फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो जैसे ही सर्च कंप्लीट होता है, जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट होता है, असेसमेंट कंप्लीट होने के 30 डेज बाद इसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। यस, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी रिलीज्ड, books of accounts will be released within 30 days from the date of completion of assessment or reassessment। तो assessment reassessment complete होते ही 30 दिन के अंदर में क्या करेंगे सर, इसको सिंपली वापस कर देंगे। सर व्हाट अबाउट अदर मनी, बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिकल और थिंग। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको एप्लीकेशन करना होगा। असेसी हैज टू मेक द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेट इज सीज। तो जिस मंथ में आपने असेट सीज किया है उसके 30 डेज के अंदर में अगर आपको आपके असेट्स जल्दी चाहिए, आप बोलते हो कि सर आपने रेड मार दी, अभी 2 महीने बाद मेरे घर पे शादी है, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, जिस मंथ में सीज हुआ है उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर में हमें एप्लीकेशन कीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहले इंश्योर करेगा कि आपने टैक्स भरा है या नहीं, राइट। वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर देगा, मतलब एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी कलेक्ट करेगा। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के अंदर के बाद अगर कोई न्यू लाइबिलिटी है तो वो भी कलेक्ट करेगा, और बैलेंस फिर आपको क्या कर देगा, वापस कर देगा विद इन 120 डेज। तो चेक कीजिएगा, assessee shall make an application within 30 days from the end of the month in which asset was seized and explain the nature and source of acquisition of such assets। आप आओ एक्सप्लेन कर दो, लेके जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then
the asset shall be released to the assessee with prior approval of CCIT CIT and after adjusting for any tax liability. एंड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनी टैक्स लाइबिलिटी, मतलब असेट आपको यूं ही नहीं दे दिए जाएंगे, आपसे बाकायदा पहले टैक्स कलेक्ट होगा, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी करेक्ट होगी, कोई न्यू लाइबिलिटी होगी वो कलेक्ट होगी, फिर ही आपको दिए जाएंगे. एंड सच रिलीज शैल बी मेड विद इन 120 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सर्च. तो सर्च जैसी कंक्लूजन होती है वहां से 120 दिन के अंदर में आफ्टर एक्सप्लेनेशन आपको ये दे दिए जाएंगे. Money and assets remain unutilized after the liability, then it shall be handed over to assessee or the notified person. ये सब माइनस करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो आपको या आपके नोटिफाइड पर्सन को ये दे दिया जाता है. Yes. Central government shall pay simple interest at the rate of 1.5% for every month or part of the month on the following amount. अच्छा, इसके बावजूद भी 120 दिन के बाद भी अगर पैसा किसके पास पड़ा रह गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पड़ा रह गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट देगा एट द रेट ऑफ 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. किसके ऊपर, जो सीज किया था. इसमें ऐड करेंगे प्रोसीड्स ऑफ एनी असेट सोल्ड टुवर्ड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, बराबर है. तो ये आया आपके तरफ से टोटल अमाउंट कलेक्टेड. इसमें से जितना रिलीज कर दिया गया है, एक्सप्लेन्ड मनी जितना है उतना माइनस कर देंगे, और जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है टू मीट द लाइबिलिटी वो भी माइनस कर देंगे. मतलब बैलेंस अमाउंट इनकम टैक्स को वापस करना चाहिए था, बैलेंस अमाउंट अगर वापस नहीं किया तो 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपके ऊपर क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा. अंडरस्टैंड कीजिए. मुझे क्या लगता है आपके अटेम्प्ट के लिए क्या आ सकता है, 131 इज वन सच थिंग जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि हाँ इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है. 132(9)A मुझे लगता है आ सकता है, 132B मुझे लगता है आ सकता है, एंड 69 की सीरीज में शायद पूछे तो पूछे, तो नहीं तो नहीं भी पूछेंगे, क्योंकि इस बार आपके लिए पूछने के लिए बहुत कुछ है. तो ये था मालिक आपका सर्च एंड सीजर का टॉपिक. मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में, तब तक आप पूरा अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से वेट करते रहें. तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय.